प्रिय साथियों, साहित्य ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रथम श्रृंखला पढ़ेंगे। अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वे सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न देखिए। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना विकल्प चुनिए। का नंबर देखिए ग्रियर्सन, ख वॉल्टेयर, ग नगेंद्र और घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें ख नंबर सही है, वॉल्टेयर। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जॉर्ज ग्रेसन, तीसरा नलिन विलोचन शर्मा और चौथा है शिव सिंह सेंगार। सही विकल्प कमेंट करिए। तो इसमें सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था? मतलब पहला प्रयास किसने किया था? चारों विकल्पों को देखिए और कमेंट करिए। ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम जोन्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन सा सही है? दूसरा, ख नंबर गार्सा दत्तासी। चौथा प्रश्न देखिए। इत्सवार द ललित रेत्यूर एंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी, इटालियन। तो ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। इत्सवार द ललित रेत्यूर एंदु हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? किसने इस इतिहास ग्रंथ को लिखा है? बताना है आपको। ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, गार्सा दत्तासी, वॉल्टेयर। उत्तर लिखिए गार्सा दत्तासी। अगला प्रश्न देखिए। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? तो आपको चारों विकल्पों को देख करके अपना विकल्प बताना है, अपना आंसर चुनना है। का नंबर देखिए टी.एस. इलियट, दूसरा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जॉर्ज लुकाच और श्याम सुंदर दास। तो कौन सा सही है इसमें? टी.एस. इलियट। तो का नंबर विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो आपको ये बताना है किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो चारों विकल्पों को देखिए, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। पहला है मिस्र बंधु विनोद, दूसरा है इत्सवार द ललित रेत्यूर एंदु हिंदुस्तानी, तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत और चौथा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये घ नंबर सही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। पहला है ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, यह भी सही है। अगला देखिए, इस ग्रंथ में आधार स्रोत का उल्लेख किया गया है, यह भी सही है। और घ नंबर है काल विभाजन नहीं किया गया, ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा। चौथा विकल्प इसमें सही है, काल विभाजन नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि ग्रियर्सन के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें काल विभाजन का पूरा ध्यान रखा गया है, तो इसलिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये घ नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता? ऐसा क्या कारण है कि इन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना कमेंट करिए। देखिए का नंबर देखिए कालक्रम एवं समसंबद्ध, ख नंबर युगीन चेतना, ग नंबर
प्रवृत्ति विश्लेषण, और घ नंबर उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसमें कौन सा आंसर सही है? घ नंबर उक्त तीनों के अभाव के कारण। मतलब इसमें ना तो कालक्रम का ध्यान रखा गया है, संसंबद्ध का ध्यान नहीं रखा गया है, और युगीन चेतना उस समय की युग की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और प्रवृत्ति मतलब उस समय की क्या विशेषताएं हैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है लिखते समय। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में इसको सही नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और कमेंट करिए। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, फादर कामिल बुल्के। तो इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखिए, गारसा दत्तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा असत्य है आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। इसका प्रकाशन कह रहा है कि इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का जो इसका प्रथम भाग है उसका प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया। ये बात तो सही है। ख नंबर देखिए, इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, ये भी सही है। अब ग नंबर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घोलमेल हो गया है, तो ये भी सही, तो इसमें ग नंबर सही है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रवर्तक या शुरुआतकर्ता किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम प्रयास लिखने का किसने किया था, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसमें देखिए चारों विकल्पों को, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13वां, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो आपको वर्ष बताना है कि किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। 50 में, 1873 में, 1863 में, 1883 में। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइए, कमेंट करिए। तो इसमें सही है सन 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है, आप चारों विकल्पों को देख करके बताएं। विधेयवादी पद्धति या पद्धतियों के विषय में भी मैं एक वीडियो डाला हूं, शॉर्ट वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं, तो उससे भी आप समझ जाएंगे। चारों विकल्प देखिए, पहला है वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, और तीसरा है कालक्रमानुसार कवियों का परिचय, और चौथा है जाति परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो ये घ नंबर सही है, जाति परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? कहने का मतलब ये है साथियों कि मिस्र बंधु विनोद में कितने कवि हैं, कितने कवियों का उसमें विवरण दिया गया है, कितने कवि सम्मिलित किए गए हैं। तो चारों विकल्पों को देखिए और कमेंट करिए। का नंबर दिया है यहाँ 4500 लगभग, और ख नंबर 4000 के लगभग, और ग नंबर 1000 के लगभग, और घ नंबर 5000 के लगभग। तो कमेंट करिए कौन सा सही है। घ नंबर सही है, लगभग 5000 कवियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मिस्रबंधु विनोद की प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? प्रथम पूछा जा रहा है कि 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। तो तीनों भाग जब प्रकाशित हुए उसमें देखिए यहाँ चारों विकल्प दिया है, जो आपको सही हो कमेंट करिए, जो आप समझ पा रहे हैं कि ये सही है। का नंबर 1813 ईस्वी, ख नंबर 1903 ईस्वी, ग नंबर 1914 ईस्वी, और घ नंबर 1913 ईस्वी। तो इसमें कौन सा सही है? घ नंबर सही है, 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न चलिए, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? आपको बताना है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। पादरी एडिसन ग्रिब्ज, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, जेम्स टॉड। तो पादरी एडिसन ग्रिब्ज हैं का नंबर। अगला प्रश्न देखिए,
नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? मतलब पूछा जा रहा है जो छठा भाग है उसका संपादन किसने किया था? का नंबर देखिए डॉक्टर नगेन, ख नंबर पारसनाथ तिवारी, ग नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और घ नंबर श्याम सुंदर दास। तो चारों विकल्पों को देखकर कमेंट करिए। इसमें सही होगा का नंबर डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय और आगे है केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो चारों विकल्पों को देख करके आप बताइए कौन सा इसमें सही है। इसमें ख नंबर सही है, नागरी प्रचारणी सभा काशी, काशी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं ने कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो आपको याद होगा, कमेंट करिए। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। चारों विकल्प ध्यान से देखिए। का नंबर देखिए हिंदी नवरत्न, ख हिंदी साहित्य और ग मिश्र बंधु विनोद, घ शिव सिंह सरोज। तो मिश्र बंधु विनोद आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि ये मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो चारों विकल्पों को देखिए। 1913 में, 1934 में, 1915 में, 1929 में। कमेंट करिए कौन सा सही है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन है 1934। चतुर्थ भाग 1934, चतुर्थ भाग 1934। मिश्र बंधु विनोद के जो 3 भाग हैं 1913 में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। 22वां प्रश्न देखिए, गारसा दत्तासी द्वारा लिखित हिंदी 22वां प्रश्न देखिए, गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो गारसा दत्तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम आपको इन चारों विकल्पों में देखकर बताना है कौन सा सही है। देखिए चारों विकल्प। पहला है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ख नंबर है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और ग नंबर है ए शॉर्ट हिंदी ऑफ हिंदुस्तान और घ नंबर है इत्सवार द ललित ऋत्युर इंदु हिंदुस्तानी। तो इसमें घ नंबर सही है। अगला प्रश्न चलिए, 23वां प्रश्न, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। का नंबर है मिश्र बंधु विनोद, ख नंबर है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्लकृत और ग नंबर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और घ नंबर है भक्तमाल। तो सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत, जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है, इसको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है कौन सा नहीं है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर देखिए चारों विकल्पों को देखिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। घ नंबर है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास ये श्याम सुंदर दास का है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, गारसा दत्तासी के इत्सवार द ललित ऋत्युर इंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? तो आपको ये बताना है हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद द इत्सवार द ललित ऋत्युर इंदु हिंदुस्तानी का किसने किया था? चारों विकल्पों को देखिए। किशोरी लाल गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, लक्ष्मी सागर वार्षणे, नंदुलारे वाजपेयी। तो ये सही होगा। कौन सा सही है? ग नंबर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणे ने इनका अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26वां, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्लकृत है उसको किसकी भूमिका में लिखा गया था? नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का विकास। तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था।
अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। का नंबर है युग चेतना का सिद्धांत, ख नंबर है उपयोगितावाद का सिद्धांत, ग नंबर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और घ नंबर है विकासवाद का सिद्धांत। तो इसमें सही होगा युग चेतना का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। सबसे विवादास्पद कार्य क्या है वो आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइए। पहला है रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्मतिथि का निर्धारण, ये या रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, या काल निर्धारण व नामकरण, या किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर समस्या किसी में हुई है तो वो हुआ है काल निर्धारण व नामकरण को लेकर के। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न चलिए 29वां प्रश्न, साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है। तो चारों विकल्पों को देखिए। काल विशेष के रचयिताओं का, युगीन प्रवृत्तियों परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन और पूर्व रचित इतिहासकारों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो युगीन प्रवृत्तियों परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण ये होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 30, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक आपको बताना है। चारों विकल्पों को देखिए। नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो इसमें ग नंबर सही है रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा, आदिकाल को ही उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। तो आप कह रहे हैं कि आदिकाल या वीरगाथा काल का समय सीमा उन्होंने कब से कब तक माना था। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। संवत 1000 से 1400 पहला जो है का नंबर, संवत 1000 से 1400 ईस्वी। ख नंबर देखिए संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। और ग नंबर है संवत 750 से 1350 विक्रम संवत। और घ नंबर है संवत 1000 से 1375। तो इसमें सही हो जाएगा ख नंबर 1050 से 1375 विक्रम संवत तक वो मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था। आपको ये बताना है साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। चारों विकल्पों को देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य का विकास। कमेंट करिए जो विकल्प इसमें सही हो। तो इसका विकल्प सही है घ नंबर हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। आपको यह बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, किस सन में प्रकाशित हुआ था। चारों विकल्पों को देखिए। का नंबर है 1829, 1929, 1931, 1929। तो इसमें ख नंबर सही है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 34वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और विकल्पों को आप कमेंट करते रहिए। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य अर्थात भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है। आपको यह बताना है कि ये कथन, ये पंक्ति किस विद्वान की है, किसने कहा है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट करिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने किया कहा था आपको बताना है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कमेंट आप जानते होंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति काल जो आया भारत में उसमें सबसे बड़ा योगदान इस्लाम का है, इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण इस प्रकार से हुआ। तो उस पर कमेंट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार से उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न, संपूर्ण मध्यकाल को विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान। आपको ये बताना है कि संपूर्ण मध्यकाल को विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों के तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
तो चारों विकल्पों को देखिए। अभी मैंने आपको हिंट भी दिया ऊपर वाले उसमें कि किसने कहा था। तो चारों विकल्प इसमें देखिए और कमेंट करिए। का नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये हो नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ही इस प्रकार से बातें ऊपर कह दिया अभी। ख नंबर रामविलास शर्मा, ग नंबर नलिन बिलोचन शर्मा और घ नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे क्योंकि इन्होंने ही माना था कि इस्लाम के प्रभाव के कारण भारत में या उत्तर भारत में जो भक्तिकालीन धारा प्रवाहित हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं इस्लाम का भी प्रभाव है, वो मानते थे इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर आधारित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है, ये आपको बताना है। तो चारों विकल्पों को देखिए किस पद्धति पर लिखा है। विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति और वर्णानुक्रमी पद्धति। तो चारों विकल्पों को देख करके आप बताइए। तो इसमें सही है विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति से उन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दतासी, डॉक्टर मोहन सिंह, मौलवी करीमुद्दीन। तो ये चौथा विकल्प सही होगा, मौलवी करीमुद्दीन। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य। चारों विकल्पों को देखकर बताइए। इसमें ख नंबर सही है, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका अभी ऊपर भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, इस प्रश्न के बारे में बात कर चुका हूँ। तो चारों विकल्पों को देखिए और उत्तर दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी। इसमें सही होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक आपको बताने हैं कौन हैं। का नंबर देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और कमेंट करिए कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें का नंबर सही है, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ख नंबर सही है, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपने उत्तर दीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दतासी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारों विकल्प ध्यान से देखिए, इसके पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें सही होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। 43वां प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? चार विकल्प यहाँ दिए हुए हैं, देख करके आपको बताना है कि वार्ता संग्रह कहा उन्होंने, कि इतिहास संग्रह कहा, वृत्त संग्रह कहा, कवि संग्रह कहा। क्या कहा है आपको वो बताना है। तो उन्होंने कहा है वृत्त संग्रह। इस प्रकार से उन्होंने वित्त संग्रह की संज्ञा इसको दी है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो किस विद्वान ने माना है आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, कि आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने माना, ग्रियर्सन ने माना या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो इसमें घ नंबर सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? कहने का मतलब ये है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल है आदिकाल, वो नाम देने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, ग्रियर्सन से, मिश्र बंधुओं से या स्वयं से? तो उन्हें ये प्रेरणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। सबसे ज़्यादा जिस पर विवाद हुआ है उस कालखंड को आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो कौन सा कालखंड है जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल। तो सबसे ज़्यादा अगर विवाद किसी पर हुआ है तो वो है आदिकाल पर। अगला प्रश्न देखिए, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। कह रहे हैं कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो
साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या समझा जाता था, ये आपको बताना है। ईसवी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना और इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाना। इसमें ग नंबर सही है, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। मतलब कि उस समय शुरुआत में अगर देखा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उस समय ये होता था कि किसी भी रचनाकार या लेखक के उसकी सामान्य उसकी रचनाओं के बारे में जानकारी हो और उसके बारे में थोड़ा सा उसका परिचय जानकारी हो, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल की जानकारी वो रखने की चेष्टा नहीं करते थे। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए। मतलब कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर लिखा जाए तो उसकी पद्धति कौन सी, किस पद्धति का प्रयोग, किस विधि का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो कालक्रमानुसार देख लीजिए, विकल्पों को, चारों विकल्पों को देखिए और अपना जो भी आंसर आपको सही लगता हो कमेंट करिए। कालक्रमानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सही लगता है विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है। आपको चारों विकल्पों को देखकर अपना आंसर बताना है। का नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख नंबर भोला शंकर व्यास, ग नंबर रामचंद्र शुक्ल और घ नंबर भोलानाथ तिवारी। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इसमें सही है का नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित थी पसंद आई होगी। ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। अगला इसका पार्ट जल्द ही लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।